सो इस वीडियो से हम सी शार्प की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि यूनिटी में प्रोग्रामिंग के लिए सी शार्प यूज करते हैं एंड गेम बनाने से पहले हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए। एंड इस पूरी सीरीज को अगर आप लोग देख लोगे ना तो आपके सी शार्प से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड अगर आपको सिर्फ सी शार्प सीखनी है, आपको गेम्स नहीं भी बनाने हैं ना, तो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये पूरी यहाँ पर सीरीज देखो एंड आपके सी शार्प के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। वैसे अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे ना तो आप जाकर के एक बार उनको भी देख लेना। तो वहाँ पर हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझा है कंप्यूटर के, कि यहाँ पर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो यहाँ पर कंप्यूटर कैसे समझता है एंड प्रोग्राम्स कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर से देखना। बाकी इस वीडियो में मैं आपको सी शार्प से इंट्रोड्यूस कराने का ट्राई करूंगा एंड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का भी आंसर दूंगा कि इस लैंग्वेज को बनाने की आखिर जरूरत ही क्या पड़ी, सी शार्प को बनाया किसने, इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होती है। ऐसे ही आपको बहुत सारे सी शार्प से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर आपको आज की वीडियो में मिलेंगे। तो सबसे पहले ना इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग सी शार्प इज अ जनरल पर्पस मॉडर्न एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट दैट रन ऑन .NET फ्रेमवर्क। तो अभी आपने डेफिनेशन देख ली, तो चलिए अब इसका ब्रेक डाउन करते हैं। इस डेफिनेशन में मेनली 4 पॉइंट्स हैं जो कि समझने के लायक है। पहला है यहाँ पर जनरल पर्पस, दूसरा है मॉडर्न, तीसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड चौथा है .NET फ्रेमवर्क। तो एक एक करके ना इन सभी को समझते हैं। बेसिकली जो जनरल पर्पस का मतलब ये हुआ कि सी शार्प एक ऐसी लैंग्वेज है ना जो कि सीपीयू या ओएस के लिए लिमिटेड नहीं है। इसमें बनाए गए प्रोग्राम्स वेरियस हार्डवेयर और ओएस में चल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एप्पल की बनाई गई जो लैंग्वेज है वो इनिशियली यहाँ पर सिर्फ एप्पल की ओएस में चलती थी, बट जो सी शार्प है ना वो यहाँ पर डिफरेंट प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती है, जैसे विंडोज हो गया, मैक ओएस हो गया। एंड मॉडर्न का तो मतलब आप समझ ही गए हो। ये लैंग्वेज में बहुत सारे यूजफुल फीचर्स अवेलेबल है, साथ साथ ये अप टू डेट रहती है। एंड फिर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आखिर ये क्या होता है? तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो एक तरह की मेथोडोलॉजी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझने से पहले हमें 3 और प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजीज को समझना होगा। एंड ये जो मेथोडोलॉजीज है ये उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में ये टाइम के साथ यूज की गई। जो सबसे पहली मेथोडोलॉजी थी वो थी मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग। एंड इसके हिसाब से जो कोड का एग्जीक्यूशन होता था वो इस तरह से होता था कि जैसे अगर कोई मेथड है एंड उस मेथड में जो भी कोड लिखा जाता था वो एक जगह पे इस ऑर्डर में लिखा जाता था कि कोड स्टार्टिंग से लाइन बाय लाइन रन हो। एंड इस तरह कोड करने में कोड समझना तो इजी रहता था, बट यहाँ पर ये सिर्फ छोटे प्रोजेक्ट के लिए ही प्रैक्टिकल था। एंड इसके बाद इसके साथ एक और प्रॉब्लम थी कि कोड जो है ना वो रीयूजेबल नहीं रह पाता था। एंड यानी कि हमें जो सेम कोड है ना वो डिफरेंट मेथड्स में यूज करना पड़ता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजीज बनाई गई। एंड इस तरह से प्रोग्रामिंग करने में हम लोग फंक्शन बना सकते थे, जैसे कि अभी हम लोग करेंट हिसाब में फंक्शंस का यूज करते हैं, तो इसमें भी हम लोग फंक्शंस अलग अलग बना सकते थे। एंड इन्हें यूज करने के लिए सिर्फ हमें इनका नाम लिखना रहता था एंड इनका नाम लिख करके हम इन फंक्शंस को यूज कर सकते थे। इसको समझने के लिए आप स्क्रीन पर सी शार्प में लिखा एक ऐड फंक्शन देख सकते हो। जैसे अगर मेरे को यहाँ पर 2 नंबर दिए गए एंड उनको मुझे यहाँ पर ऐड करना है, तो उसके लिए मैंने एक ऐड फंक्शन बना लिया है। एंड जहाँ भी हमें 2 नंबर्स को ऐड करना होगा हम इस ऐड मेथड को यहाँ पर कॉल करा देंगे एंड हमारा जो कोड है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन इस मेथोडोलॉजी की भी एक यहाँ पर लिमिट थी। एक टाइम के बाद जब प्रोजेक्ट ज्यादा बड़ा हो जाता था तब इसे यूज करना काफी मुश्किल होता था। तो इसको ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि एक नया तरीका है उसे डेवलप किया गया। इस तरीके में आप क्लासेस बना सकते हो जिनमें फंक्शंस होते हैं एंड और भी डाटा स्टोर कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि हमें कंपनी के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है जिसे कंपनी के डिफरेंट लोग यूज कर पाए, जैसे कि यहाँ पर उसकी कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं वो यूज कर सके, मैनेजर यूज कर सके या फिर जो कस्टमर है वो सभी यूज कर सके। तो हम इस सॉफ्टवेयर के लॉजिक को डिफरेंट क्लासेस में स्टोर कर सकते हैं, जो कि इस तरह रख सकते हैं जैसे कि एम्प्लॉय की अलग क्लास हो गई, मैनेजर की अपनी अलग क्लास हो गई, कस्टमर की अपनी अलग क्लास हो गई। एंड इस तरीके से हम सभी लोगों का जो कोड का लॉजिक है वो अलग अलग रख सकते हैं। सभी कोड का एकदम से रहता भी नहीं बनेगा। जैसे जो कस्टमर क्लास है वो उनके लॉगिन का फंक्शन रखेंगे, उनका नेम, उनका एड्रेस एंड जो भी चीजें यहाँ पर जरूरत की होंगी हम उस क्लास में स्टोर कर देंगे। तो इस तरह से अगर फ्यूचर में हमें किसी और बंदे का लॉजिक ऐड करना है तो हम उसे इजीली ऐड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो सी शार्प है वो अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करता है। एंड अब लास्ट हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर .NET फ्रेमवर्क क्या होता है। तो .NET फ्रेमवर्क ना एक टूल किट की तरह है एंड ये कई सारे ऐसे यहाँ पर फीचर्स एंड टूल्स प्रोवाइड करता है जिससे ना डेवलपमेंट काफी ज्यादा इजी हो जाती है। एंड इस फ्रेमवर्क के अंदर कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है, जैसे कि सी शार्प हो गई, एफ शार्प हो गई, विजुअल बेसिक हो गई एंड और भी बहुत सारी। बट सी शार्प जो है ना वो सबसे ज्यादा यहाँ पर पॉपुलर लैंग्वेज है .NET फ्रेमवर्क की। एंड .NET फ्रेमवर्क 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। पहला जो है वो .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी एंड CLR, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। क्लास लाइब्रेरी में सभी लैंग्वेजेस की क्लासेस स्टोर होती हैं, जिसमें सभी लैंग्वेजेस का डेटा स्टोर रहता है, यानी लैंग्वेज के सारे सिंटैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है .NET फ्रेमवर्क। और जो CLR है वो .NET की सभी लैंग्वेजेस को रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। .NET फ्रेमवर्क की जितनी भी लैंग्वेजेस है वो पहले एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज CIL में कन्वर्ट होती है एंड फिर CLR के थ्रू जो इंटरमीडिएट लैंग्वेज है ना इसका कोड यहाँ पर कन्वर्ट होता है मशीन कोड में एंड फिर यहाँ पर कंप्यूटर उसको समझ पाता है। एंड इस CLR की वजह से .NET क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर पाता है, मतलब .NET फ्रेमवर्क की लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम डिफरेंट ओएस को सपोर्ट करता है एंड वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म में भी चलता है। तो शायद से अब आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे ना प्रोग्रामिंग करते करते आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जब मैंने भी यहाँ पर नई नई प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी थी तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था।
एंड अब ये समझते कि आखिर सी शार्प को बनाने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो थी ना, तो थोड़ा पहले से स्टार्ट करते एंड सी को प्रोग्रामर ज्यादा प्रेफर करते थे, क्योंकि उस टाइम की बाकी लैंग्वेजेस की कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती थी ये लैंग्वेज। जैसे यहाँ पर पोर्टेबिलिटी का फीचर था इसके अंदर। वैसे तो यहाँ पर सी का जो कोड था ना वो स्पेसिफिक हार्डवेयर को टारगेट करके ही बनाया जाता था, बट अगर आपको उसे कोई दूसरे हार्डवेयर में यहाँ पर शिफ्ट करना होता था तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। कुछ सिंपल से आपको छोटे मोटे चेंजेस करने होते थे एंड ये इजिली पोर्टेबल हो जाता था। बट यहाँ पर कुछ टाइम बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजीज पॉपुलर होने लगी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। तभी यहाँ पर 1985 में C++ लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की गई, जो कि सी से ही इनहेरिट थी। इसमें यहाँ पर सी के तो सारे फीचर्स थे ही, साथ साथ इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी सपोर्ट था एंड और भी कई सारे फीचर्स थे, जिसकी वजह से ना इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाना काफी इजी हो गया था। तभी इसका यूज करके ना फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो ऐसे एप्लीकेशन बने। बट इन प्रोस के अलावा ना इसके कुछ कॉन्स भी थे, जैसे कि एक क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट नहीं करता था, यानी C++ में बना सेम एप्लीकेशन अलग अलग ओएस में नहीं चल सकता था, बल्कि ओएस स्पेसिफिक रहता था। इसलिए 1996 में जावा का फर्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ, जो कि यहाँ पर C++ के बाकी फीचर्स के साथ साथ ना क्रॉस प्लेटफॉर्म का भी सपोर्ट देता था। एंड ये लैंग्वेज ऐसा इसलिए कर पाता था क्योंकि इसमें लिखा हुआ कोड ना सबसे पहले इंटरमीडिएट लैंग्वेज में चेंज होता था एंड फिर यहाँ पर कंपाइल होने के बाद वो यहाँ पर इंटरमीडिएट कोड को JVM रन टाइम के थ्रू मशीन कोड में चेंज होता था। तो इस इंटरमीडिएट कोड वाले तरीके की वजह से सेम कोड को ना मल्टी प्लेटफॉर्म में चलाया जा सकता था। फिर उसके बाद यही तरीका सी शार्प में भी यूज हुआ। जावा के आने के कुछ टाइम बाद ही माइक्रोसॉफ्ट ने .NET नेटवर्क इंट्रोड्यूस किया, जिसमें सी शार्प को एंड्रेस हेजलबर्ग एंड उनकी टीम ने डेवलप किया। एंड .NET फ्रेमवर्क की सभी लैंग्वेजेस को इस तरह से बनाया गया था कि जहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो लैंग्वेजेस यूज करते हैं डेवलपर, वो इसे इजीली समझ सके। एंड सी शार्प को बनाने में C++ और जावा की इंस्पिरेशन ली गई, इसलिए यहाँ पर सी शार्प को जो सिंटैक्स है वो भी जावा से काफी सिमिलर है। अगर आपको जावा आती है ना तो आपको सी शार्प सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो फ्यूचर में हम भी समझेंगे सी शार्प को, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर आप लोगों को वीडियो सी शार्प से रिलेटेड मिलने वाले हैं। तो अभी हम लोग समझते हैं कि सी शार्प का यूज कहाँ होता है। तो सी शार्प का यूज ना काफी अलग अलग एरियाज में होता है, जैसे कि यहाँ पर विंडोज एप्लीकेशन बनाने में, वेब डेवलपमेंट में, एपीआईज में एंड और भी बहुत सारी एप्लीकेशन बनाने में एंड गेम डेवलपमेंट में भी इसका एक क्रूशियल रोल है। एंड अभी इस वीडियो में हम लोग मेनली फोकस करेंगे गेम डेवलपमेंट के बारे में। तो गेम डेवलपमेंट में सी शार्प का यूज ना यूनिटी गेम इंजन के साथ किया जाता है एंड यूनिटी में इसका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि यूनिटी ना क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है एंड सी शार्प भी क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है। तो सी शार्प का जो सिंटैक्स है वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं है एंड आसानी से सीखा भी जा सकता है। तो फ्यूचर में आपको इसके ऊपर और भी वीडियोस वगैरह मिलेंगे एंड हम लोग यूनिटी में सी शार्प काफी अच्छी तरीके से समझेंगे कि इसका यूज कैसे करते हैं। बाकी फिर समझते हैं कि सी शार्प का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, क्योंकि जो सी शार्प है वो .NET फ्रेमवर्क का ही पार्ट है, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी अभी बता चुका हूँ। एंड .NET फ्रेमवर्क में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो CLR के थ्रू मशीन कोड में चेंज होती है। अब सी शार्प की एग्जीक्यूशन की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे पहले सी शार्प में लिखा हुआ जो सोर्स कोड होता है वो सी शार्प जो है वो कंपाइलर के थ्रू कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज में यहाँ पर उसे कन्वर्ट करता है। एंड यहाँ पर कंपाइलर का जो काम है वो भी यही है, वो यहाँ पर सबसे पहले कोड को कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज मतलब CIL में चेंज करता है एंड फिर यहाँ पर जो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम की प्रोसेस स्टार्ट होती है, जहाँ पर जो JIT है जस्ट इन टाइम कंपाइलर प्रोसेस के थ्रू उतना ही कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट करता है जितने की जरूरत होती है। एंड इस तरीके से यहाँ पर जो सोर्स कोड है वो नेटिव कोड में चेंज होता है एंड फिर एंड में यहाँ पर जो कन्वर्टेड मशीन कोड है वो यहाँ पर CPU एग्जीक्यूट करता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है ना एग्जीक्यूशन होता है सी शार्प का एंड आपको समझ में आ भी गया होगा। तो मैं होप करता हूँ कि आपको इस सी शार्प का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। इससे स्टार्ट करने वाला हूँ सी शार्प की पूरी सीरीज को एंड हम लोग इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल्स तक जाएंगे एंड सी शार्प को पूरी तरीके से समझेंगे। बाकी अभी आपको स्क्रीन में कुछ क्वेश्चंस भी दिख रहे होंगे, आप उनके आंसर ना मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। एंड ऐसे ना मैं आप लोगों को सभी वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ, जिसका आपको आंसर ना कमेंट सेक्शन में देना है, जिससे आपके इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो जाएंगे एंड आपको इंटरव्यू में भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको कौन से क्वेश्चन यहाँ पर इंटरव्यूअर पूछेगा। तो वीडियोस देखने के साथ साथ आपके इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। बाकी मैं ना आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में सी शार्प के एक और लेक्चर के साथ।